Very good morning. Yes, students, good morning again. We will start first with engineering ECM batch paper. I'll try sharing the full screen so that हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देख सके. जो बहुत आसान क्वेश्चन है उनका क्विकली आंसर देख के आगे बढ़ेंगे और मेनली आपके जो थोड़े मीडियम लेवल और हार्ड लेवल के क्वेश्चन है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे. You can see the full screen now. Just check if you can see the full screen. Yes. Yeah. So here is the paper. Question number 1. A body starts from rest and uniformly accelerate for 10 seconds. 10 सेकेंड के डिस्टेंस है बोले हुए तो x1 x2 x3 का रेशियो पूछा हुआ है. स्ट्रेट फॉरवर्ड गैलीलियोस लॉ 1:3:5. सेकेंड क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था कुछ दिन पहले टेस्ट के जस्ट 1-2 दिन पहले शायद ही आया था. उसमें जस्ट क्यूब दिया हुआ था. इस क्यूब के बदले यहाँ पे स्क्वायर है. एक थोड़ा सा ही डिफरेंस है. डेरिवेटिव लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का तो वेलोसिटी आएगी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t लेके. सेकेंड ऑप्शन आंसर सेकेंड का. आई होप ये दोनों क्लियर होंगे. थर्ड वाला क्लियर है बच्चों. थर्ड वाले में थोड़े से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. थोड़ा सा कैलकुलेशन करके वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. एक्सेलरेशन कहाँ जीरो आता है वो टाइम की वैल्यू निकाल के वेलोसिटी में पुट करनी है. ये आ गया था बच्चों. या तो आप टाइप कीजिए कि बताइए मुझे कि ये सर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है करके. थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है क्या? एक्सप्लेन द थर्ड वन. तो आप आ जाइए यहाँ पे. ये हमारा कल तक का डिस्कशन था. ऑन दिस लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर 3. तो s दिया हुआ है इसका ही डेरिवेटिव ले लेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी हमें. तो वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ देखो टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3t स्क्वायर माइनस 6 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t तो 6 2s आर 12t हो गया प्लस 3t का डेरिवेटिव 3 हो गया. ये वेलोसिटी.
एक्सेलरेशन इसका और एक बार डेरिवेटिव लेके, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, सो 60 माइनस 12, ये आ गया एक्सेलरेशन। नाउ हमें चाहिए एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तब क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू को जीरो कर दीजिए, तो टाइम का आंसर क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है 12/6, मतलब 2 सेकेंड्स आ रहा है। अब टाइम 2 आ गया, हमें चाहिए यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पे वेलोसिटी पूछी, ऑप्शन भी वेलोसिटी के है मीटर पर सेकेंड में, मतलब हम यहाँ पे वेलोसिटी के फॉर्मूला में t इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, जस्ट कैलकुलेशन करने हैं हमें, 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 12 × 2 + 3, तो ये आ रहा है 12 माइनस 24 प्लस 3, तो -9 आ रहा है यूनिट मीटर पर सेकेंड। This was the third question of our PCM. PCM test on 4th July. आगे बोलिए स्टूडेंट्स। फोर्थ वन, इज दिस इजी ऑल्सो। v का दिया है फॉर्मूला 180 माइनस 16x का रूट, ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया है, 180 माइनस 16x का रूट, this is a formula given, v is equal to 180 minus 16x whole raised to half, तो स्क्वायर कर दे सकते दोनों साइड पे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 180 माइनस 16x। अब हम जानते हैं कि दिस इज वेरी मच लुकिंग लाइक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो है ना, क्योंकि x ये जो होता है ये s के बदले यूज किया जाता है कई बार, और v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म विल बी u स्क्वायर, एंड दिस टर्म -16 जो है ये टर्म हो जाएगी +2a वाली टर्म, तो -16 है +2a, है ना, -16 ये जो वैल्यू है 2a की वैल्यू हो रही है, देयरफॉर a की वैल्यू हो जाएगी -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a की वैल्यू -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। ये आसान तरीका है, लंबा तरीका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह करके वो सब चीजें करके आएगा, v का डेरिवेटिव लेके एक्सेलरेशन आता है तो उससे भी आएगा, बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे लकीली इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मेट में ही आ रहा है वो, क्योंकि एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट आ रहा है, तो सी ऑप्शन ये इसका आसान जवाब है स्टूडेंट्स। फिफ्थ वाला इजी है स्टूडेंट्स, फिफ्थ वाला इजी क्वेश्चन है, फिफ्थ वाले को हम इजी में डालेंगे, जीरो पे का पोजीशन डिस्टेंस निकालेंगे, 1 पर का निकालेंगे, तो उनको सब्ट्रैक्ट करके जो डिस्टेंस आता है उसको 1 सेकेंड टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये सवाल आसान सवालों में से एक है, फिफ्थ सवाल भी एक आसान सवालों में से एक है, 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। सिक्स्थ वाला याद है स्टूडेंट्स कैसा करते थे, सिक्स्थ वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो हिंट देख ले, हिंट देख लेते, सिक्स्थ सवाल की हिंट देख लेते, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की हिंट है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, अगर दो साइड्स दी हुई है तो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर, पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर, तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है, और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है। क्या किसी को याद आ रहा है अपने रफ वर्क में वगैरह देख के, कहीं आपको याद आ रहा है ए क्रॉस बी का आंसर क्या आया था बेटा, आई कैप जे कैप के कैप में बताइए, कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई जे के में आपका कुछ आया होगा, क्या आ रहा है देखिए, कुछ 10 आई कैप ऐसा कुछ आया था, देखिए तो एक बार, किसी को अपना रफ वर्क वगैरह है, किसी ने प्रिजर्व किया है अच्छे से, 10 10 15,
1 1 5 2 आर यू श्योर 10 10 15 प्लस या माइनस साइंस का भी ध्यान दीजिए आई एम नॉट अच्छा बहुत लोग बोल रहे हैं तो लिख दे वैसे उससे फर्क नहीं पड़ेगा प्लस या माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो मैं अंडर रूट में डायरेक्ट फिर मैग्नीट्यूड लिख लूं स्टूडेंट्स जब 10 आए 10 जे 15 के ऐसा कुछ आ रहा है आपका तो डायरेक्टली अंडर रूट में लिखे देते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर सर्टनली 5 5 5 कॉमन आ रहा है 5 5 का स्क्वायर 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 रूट के बाहर निकलेगा तो 5 ही रह जाएगा और अंडर रूट में क्या आएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 4 और 4 8 और 9 17 तो 5√17/2 5√17/2 बहुत अच्छा देखो किसी ने इसमें भी डाला है अपने चैट बॉक्स पे कैलकुलेशन आई होप वो सही कैलकुलेशन होंगे तो डिटरमिनेंट का यूज करके इस तरीके से ये सॉल्व करना था ठीक है ये वाली स्टेप ए क्रॉस बी का मॉड कैसे लिया है ये क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाला है वो डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूला से है ना आई जे के फिर तीनों ऐसा ये डिटरमिनेंट सॉल्व करके वो करना पड़ेगा तो कुछ 1 1.5 2 मिनट लग सकता है कैलकुलेशन करने के लिए लेकिन जवाब श्योर शॉट आ जाएगा चलो तो यहां तक मैं बोलूंगा कि कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था इजी एवरेज क्वेश्चन ही अभी तक चल रहे हैं पहले 6 सवालों तक तो भी 7th क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ गया था 7th वाला यस एक्सप्लेन करना है तो बताइए किसी को अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं बताऊंगा अदरवाइज मुझे लग रहा है अभी 7th भी इजी है 8th को मैं पहला टफ क्वेश्चन मानूंगा 8th है इस पेपर के अभी तक का पहला टफ क्वेश्चन था है ना सो 8th वन आई एम गोइंग टू सर्टेनली एक्सप्लेन वैसे ये सवाल दिशा डीपीपी में मैंने फर्स्ट बैच में किया हुआ है बट शायद यहाँ पे ऑप्शंस अलग होने की वजह से कुछ लोगों को जरूर कंफ्यूजन हुआ होगा है ना तो 8th का एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स y का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है इक्वेशन क्या दिया हुआ है इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3y z² x इज इक्वल टू लिख लेते हैं बाजू में x इज इक्वल टू 3y z² दोनों साइड पे डायमेंशन ले ले स्टूडेंट्स तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट नंबर है ना डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है ना कांस्टेंट प्योर नंबर के डायमेंशन नहीं हुआ करते ये हम जानते हैं फिर डायमेंशन ऑफ y और डायमेंशन ऑफ z² तो z² का डायमेंशन ये z का डायमेंशन करके होल स्क्वायर देयरफॉर हमें जो पूछा है y का डायमेंशन वो कैसे आएगा बच्चों x का डायमेंशन डिवाइडेड बाय z के डायमेंशन का स्क्वायर z के डायमेंशन का स्क्वायर अब यहां तक आपको बात क्लियर होगी अब थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा कि x क्या है और y क्या है ध्यान से पढ़ना है हमें देखो x क्या दिया है x है कैपेसिटेंस के डायमेंशन है उसको x के डायमेंशन ये कैपेसिटेंस के डायमेंशन में बोला है तो थोड़ा सा रफ वर्क कर ले स्टूडेंट्स थोड़ा सा रफ वर्क कर ले कैपेसिटेंस के डायमेंशन तो याद नहीं किए होंगे हमने एग्जैक्टली exactly, बट क्या आपको ये याद आ रहा है स्टूडेंट्स की रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ये दो चीजों के डायमेंशन मैंने आपको क्लास में याद करवाए थे लिखाए थे याद कराने के लिए कि ये टाइम के डायमेंशन होते हैं अगेन अगर कोई सेकेंड बैच वाले स्टूडेंट है अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं पता था तो आप एक बार इसको
अभी के लिए समझ लीजिए, लिख लीजिएगा, मैं टाइम दे रहा हूं आपको लिखने के लिए। तो आर इंटू सी और एल बाय आर के डायमेंशन ये टाइम के डायमेंशन से मैच होते हैं। ऐसे शॉर्टकट मेरे ख्याल से आपको मेडिकल बुकलेट की थियरी में भी आपको छपे हुए मिलेंगे। आप जाके ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स की रिविजन भी कर सकते हैं। मीनवाइल कुछ स्टूडेंट ने मेडिकल वाले पेपर के बहुत अच्छे से सिक्वेंशियली क्वेश्चन के नंबर्स भेजे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, ये सब क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अब R इंटू सी इज एल बाय आर इज इक्वल टू टाइम, ये हम जानते हैं। तो अब हमें चाहिए C फॉर कैपेसिटेंस, फोकस करना है C फॉर कैपेसिटेंस के डायमेंशन। तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस का डायमेंशन लगेगा, उसके लिए हमें रेजिस्टेंस का डायमेंशन लगेगा। तो क्या आपको ये याद आ रहा है उसके रेजिस्टेंस के लिए कि पावर का डायमेंशन मैंने आपको क्लास में रटवाया था, और इलेक्ट्रिक पावर जो होती है ये आई स्क्वायर इंटू आर ऐसे होती है। इलेक्ट्रिक पावर होती है आई स्क्वायर इंटू आर, और इलेक्ट्रिक पावर का डायमेंशन हमने क्या याद किया स्टूडेंट्स? M1 L2 T-3। ये मैंने तीन फोर्स, एनर्जी और पावर जो हमने याद किया था उसमें का ये था। तो इलेक्ट्रिक पावर है M1 L2 T-3। ये आपका रिवाइज हो जा रहा है यहाँ पे। अब करंट का स्क्वायर उससे डिवाइड हो जाएगा, तो आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपको इस पर से पता चल जाएगा। देयरफॉर आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? M1 L2 T-3, और करंट की पावर -2, करंट वहां डिवाइड हो जाएगा, तो करंट की पावर -2, ये आर का डायमेंशन आ जाएगा। उस पर से हमें सी का डायमेंशन निकालना है। देयरफॉर सी का डायमेंशन कैपेसिटेंस, सी फॉर यहाँ पे क्या है? कैपेसिटेंस। आर फॉर क्या था? रेजिस्टेंस। सी फॉर कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन ये टाइम का डायमेंशन। टाइम का डायमेंशन क्या है बच्चों? टाइम का डायमेंशन तो T⁻1 होता है, मतलब m की पावर भी 0, l की पावर भी 0, t की पावर 1, करंट की पावर 0, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का डायमेंशन, दैट इज M1 L2 T-3 I-2। कर लीजिए कैलकुलेशंस और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन, कैपेसिटेंस का डायमेंशन अपने सवाल में x का डायमेंशन है। क्या आ रहा है देखिए, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर +4 बन रही है, और i की पावर +2 बन रही है। ठीक है यहां तक। अच्छा, आगे z के लिए भी ऐसी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। z निकालने के लिए z का डायमेंशन और उसका फिर स्क्वायर भी करना है। तो z का डायमेंशन किस चीज का डायमेंशन है? z का डायमेंशन ये मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन है। मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन, ये भी मैंने क्लास में फर्स्ट बैच के क्लास में हमने कर चुके हैं ये चीज। तो फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू बी, ये बी होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो एफ इज फोर्स, एफ इज फोर्स, फोर्स के डायमेंशन हमने याद करे M1 L1 T-2, और एम यहाँ पे मास नहीं था, एम चीज थी पोल स्ट्रेंथ। ये सब आपको रिवाइज हो रहा है स्पेशली फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स को। तो पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन हमने याद किया था, उसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर, मीटर के हिसाब से लेंथ की पावर आएगी, टाइम की पावर नहीं आएगी, एम्पियर के हिसाब से करंट की पावर आएगी। तो लेंथ एंड करंट, ये दो चीजें पोल स्ट्रेंथ में होती है। इस पर से आपको बी का डायमेंशन मिल जाएगा। देयरफॉर बी का डायमेंशन क्या मिल रहा है? देखिए बी का डायमेंशन मिल रहा है, बताइए बताइए बताइए। फोर्स को पोल स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दीजिए, तो m की पावर क्या आ रही है? m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2, और i की पावर -1। i की पावर -1, 0, -2, -1। वेरी गुड। तो 1, 0, -2, -1, ये सब मेहनत भी कर ली हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? अब यहाँ पे फाइनल आंसर निकालना है हमको, फाइनल आंसर निकालना है हमको। तो यहाँ स्क्वायर के ध्यान देना, डिनोमिनेटर में स्क्वायर की वजह से ये डबल हो जाएगा, 1 की पावर ना 2 हो जाएगी। लॉज ऑफ इंडाइसिस, मास नीचे 2 हो जाएगा। तो ऊपर से -1 नीचे से 2, ऊपर से -1 नीचे से 2 सब्ट्रैक्ट होके m की पावर -3, l की पावर -2 आ रही है, t की पावर ऊपर 4 नीचे -4, 4 -4 ऐड होके t की पावर 8, और i की पावर 2 -2 +4। ये कैलकुलेशन मैंने करके आपको बताया। अब ये होने के बाद बहुत लोगों ने
हो सकता है थर्ड ऑप्शन टिक करके बैठ गए, क्योंकि बहुत चीजें सेम लगी। देखो मास की पावर मैच हो रही है, एल की पावर मैच हो रही है, टाइम की पावर 8 आ रही है। तो लेकिन बच्चों देखो Q की पावर 4 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हमारे सवाल में Q की पावर, हमारा जवाब में Q की पावर 4 नहीं आई है, करंट की पावर 4 आई है। तो ये ऑप्शन सुपर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो असली में आपको क्या करने पड़ेगा, Q फॉर चार्ज होता है बच्चों, तो करंट को आपको Q के टर्म्स में लिख देना है। कैसे लिख देना है, करंट को चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम जैसा लिखना है। तो चार्ज की पावर 4 डिवाइडेड बाय टाइम की पावर 4 करेंगे तो यही आंसर फाइनली कैसे बन जाएगा, m की पावर -3, l की पावर -2, टाइम की पावर 8 से 4 कम हो जाएगी तो टाइम की पावर 4 और q की पावर 4, है ना। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं हुआ, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस अगर चार्ज के टर्म्स में दिए तो हमें जवाब भी चार्ज के टर्म्स में फाइनल जवाब निकालना पड़ेगा। नो सरप्राइजेस स्टूडेंट्स, क्यों ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था। आपने ध्यान से जाके देखा होगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने, तो उनके बुकलेट में एक्सरसाइज 3 में मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द प्रीवियस ईयर आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जरूर वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस में से ये था। इसको टाइम भी ज्यादा लगना था और ट्विस्ट भी अच्छा खासा दिया था इसमें। आपका अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग हुआ या छोड़ दिया होगा तो कोई सरप्राइजेस नहीं है, आप सॉल्यूशन ध्यान से लिख लीजिए। स्पेशली लास्ट में व्हाइट कलर में जो किया है वो वहां पे कुछ लोग अटक गए थे, बाकी सब जानने के बावजूद वहां पे थोड़ा सा अटक गए थे। 1995 का शंतनु ने खोज लिया, 1995 का सवाल है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि स्पेशली सेकेंड बैच वाले स्टूडेंट्स को कुछ चीजें इसमें से नहीं पता होगी, ऐसा लग रहा है, इसकी वजह से। ये चीजें ग्रुप पे भी आ जाएगी, तो वो चिंता करने की बात नहीं है, ग्रुप पे भी ये चीजें, इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपको, इमेज फॉर्मेट में ये चीज आ जाएगी। अभी समझने पे फोकस करिए, कोई स्टेप नहीं समझे है तो आप जरूर पूछिए अभी। साक्षी बेटा डोंट वरी, आपने जो क्वेश्चन बोले है वो डिस्कस हो जाएंगे। 25 से लेके 33 के बीच में के वो मैक्सिमम सवाल है। आगे बढ़े बेटा। अभी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स स्पेशली, सेकेंड बैच वाले स्पेशली, इज इट क्लियर। नीट में भी ये सवाल बिल्कुल आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये नीट के डीपीपी में भी ये सवाल था, आपको याद होगा दिशा डीपीपी जो थी, वो नीट के डीपीपी में हमने ऐसा सवाल किया हुआ था, राइट। चलो आगे बढ़ते, देखते हैं पेपर में और कौन से क्वेश्चंस है टफ इंटरेस्टिंग ऐसे कि कुछ आसान है। देखो 9th सवाल आपको डायरेक्टली ऑप्शन पर से करना था, डॉट प्रोडक्ट लेना है डायरेक्ट, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ऐसा दिया हुआ है तो ए बार को ऐसा कौन सा ऑप्शन परपेंडिकुलर मतलब कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेके आंसर 0 आ रहा है। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट लेके 0, तो सीधा थर्ड ऑप्शन में आप चेक करेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे, तो पहले दो ऑप्शन में तो ऐड हो रहा है तो सब कैंसिल होने का सवाल नहीं है, थर्ड फोर्थ ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन में आपको डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो देखो आई आई की टर्म ए बी साइन थीटा कॉस थीटा हो रही है और जे जे की टर्म भी ए बी साइन थीटा कॉस थीटा विद द निगेटिव साइन हो रही है।
तो डॉट प्रोडक्ट आपका सीधा कैंसिल हो जा रहा है थर्ड ऑप्शन से, इसलिए थर्ड ऑप्शन जवाब है। ठीक? इसको मैं मीडियम क्वेश्चन मानूंगा। ये टफ नहीं था लेकिन एकदम इजी भी नहीं था, क्योंकि आपको समझ नहीं है कुछ लोग कि चलो ऑप्शन पर से जा सकते हैं करके, है ना। तो ये मैंने क्लास में भी कुछ सवालों से आपको एक्सप्लेन किया था कि जहां जहां क्वेश्चन ऑप्शन पर से आसानी से बन रहा है तो वहां आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन ऑप्शन बस चेक करने की मेहनत है, बाकी कुछ नहीं। 10th सवाल जरूर एक इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें फिजिक्स और मैथ्स दोनों का आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज लगेगा, स्पेशली अलजेब्रा का। तो इस सवाल को हम लेते हैं बोर्ड पे। 10th सवाल को मैं मान सकता हूँ आपके लिए ये भी एक वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस में माना जा सकता है। अभी के स्टेज पे आपके लिए वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस पे माना जा सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के आप जो फॉर्मूले जानते हैं उसके हिसाब से इसका कोई अभी सिंप्लीफिकेशन हो तो नहीं रहा है। इसका कोई सिंप्लीफिकेशन, एक सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने सोचा होगा ज्यादा से ज्यादा शुरू में कि चलो साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन टू एक्स का एक डबल एंगल फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है क्लास में। बताइए साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या लिखूं? 2 sin x cos x। साइन टू एक्स का फॉर्मूला 2 sin x cos x। चलो अच्छी बात है, इतना हमें याद है। अब फिर भी ये रूट तो हट नहीं रहा है, रूट ना हटे तो इंटीग्रेशन करने में तो हमें बहुत तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ पे एक सुपर स्टेप है, एक सुपर डुपर स्टेप। वन को क्या लिख सकते हैं, क्या किसी ने सोचा है? क्या किसी ने सोचा है? ईशा ने बताया, बहुत अच्छा सोल्यूशन, वेरी गुड। वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हैं। लिख तो सकते हैं, लेकिन इस लिखने का क्या मतलब, क्या फायदा होता है, देखेंगे अगली स्टेप में। ऐसा लिखने से कुछ फायदा हो रहा है क्या? अंडर रूट के अंदर क्या बन गया देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x। ये कुछ जाना पहचाना पैटर्न लग रहा है क्या? इज दिस समवॉट नोन पैटर्न? रूट के अंदर की चीज, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा दिख रहा है क्या? है ना, ए स्क्वायर, दिस इज लुकिंग लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा दिख रहा है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। मतलब ये अंडर रूट में किसका होल स्क्वायर है? ए कौन है, बी कौन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। अच्छा, तो होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होके सवाल सिंपली बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब बताइए मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं आप लोग, साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं पूछा है, इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स आंसर आएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है तो प्लस साइन एक्स आंसर आएगा। लास्ट में प्लस सी दे देंगे तो आपका पहला ही ऑप्शन इसका जवाब आ रहा है। okay? तो ये क्वेश्चन नेचुरली फिजिक्स का कम, बेसिक मैथ्स का ज्यादा था, इसलिए इसमें अच्छा खासा ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा ये दोनों चीज यूज होके बाद में इंटीग्रेशन का यूज करके ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। साक्षी बोल रही सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। साक्षी एडिशन करते समय टर्म आगे लिखे पीछे लिखे, ऐड करते समय फर्क नहीं पड़ता है ना, इसके लिए वो प्लस 2ab पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। जनरली लिखते समय 2ab बीच में लिखते हैं, तेरी बात सही है, बट ऐसे जरूरी नहीं है कि बीच में लिखा जाए। ऐड करते समय हम आखिरी में भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं, है ना। सॉल्यूशन आंसर एक ही आता है उससे। चलिए, ऑल क्लियर है बेटा? सब लोग को स्टेप्स क्लियर है?
लिखने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो आप बाद में लिख लीजिएगा, मुझे वो भी चलेगा। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आपको ये इमेज आ जाएगी, आप इससे बाद में लिख लीजिएगा। वर्स्ट केस में कुछ एक्सीडेंट अगर हो गया और ये इमेजेस हम नहीं ले पाए, कुछ सिस्टम बंद हो गई, तो भी वीडियो तो आपके पास रहेगा ही। तो हमारे पास ऑप्शंस है, कोई चिंता मत कीजिए। ये 11th सवाल, इसको मैं आसान सवाल उसमें से मानूंगा स्टूडेंट्स, ओरली हो जाएगा। पाई/3 को कोई डायमेंशन नहीं होता है। आप डायमेंशन से इस चीजों को चेक कर सकते हैं, डायमेंशन से या यूनिट से। जैसे पाई/3 को कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं रहेगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए और बी दोनों लेंथ है, तो ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेंथ का स्क्वायर एरिया हो जाएगा। और बी स्क्वायर भी लेंथ का स्क्वायर मतलब एरिया हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म एरिया जैसी चीज डिनोट कर रही है। और इनटू एच किया है तो एरिया, तो और एक लेंथ से मल्टीप्लाई हो गया, तो एरिया को और एक लेंथ से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या चीज बनती है? वॉल्यूम बनती है, राइट। क्योंकि यूनिट वाइज आप देखेंगे तो यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर, ब्रैकेट का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और बाहर में हाइट का यूनिट होगा मीटर। तो मीटर स्क्वायर और मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब बन रहा है। मीटर क्यूब में कौन सी क्वांटिटी होती है? मीटर क्यूब में वॉल्यूम होता है। वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड, लेंथ तो मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। तो दिया हुआ फॉर्मूले का यूनिट बन रहा है मीटर क्यूब, तो जरूर वॉल्यूम ऑप्शन हमें टिक करना था। आई बिलीव ये सवाल मैंने इंजीनियरिंग वाले पेपर, मेडिकल वाले पेपर में भी सेम सवाल दिया हुआ था। वॉल्यूम ये इसका जवाब आएगा। yes. 12th क्वेश्चन देख के आप लोग खुश हो गए होंगे, ये हमारा क्लास वर्क का क्वेश्चन है भैया, है कि नहीं? क्या किसी ने फिर भी सी ऑप्शन टिक करके आए क्या? मुझे पोल देखने दीजिए, फ्रैंकली बताइएगा आपका। देखिए एबीसीडी में से कितने लोगों ने कौन सा ऑप्शन टिक किया, हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बार मुझे पोल का जवाब बताइए। आप लाइव देखिए भी पोल का क्या जवाब आ रहा है, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है इसमें। आपने क्या जवाब एग्जाम में लिखा था मुझे प्लीज जानने दीजिए। अपन मिस्टेक करिए तो सीखेंगे उससे। एबीसीडी में से आपने एग्जाम में क्या लिखा था, ये यहाँ पे बताइए। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स इसका जवाब दे पाएंगे, उन्होंने ये पेपर का ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो एबीसीडी में से आपने क्या टिक किया था, मुझे जानने दीजिए, देखते हैं। चलो, बहुत लोगों ने बी किया था, सही जवाब किया था। अच्छा, बाकी ए ऑप्शन ने बहुत लोगों को कंफ्यूज किया। चलो, सी डी में नहीं फंसे ज्यादा लोग, ए ऑप्शन में फंसे हुए, ए ऑप्शन में फंस गए। अच्छा, ए ऑप्शन पे ही ध्यान देंगे फिर हम। ए ऑप्शन में फंस गए, ए ऑप्शन में फंस गए, रियली? ये तो ज्यादा सरप्राइजिंग हो गया। कम से कम सी ऑप्शन, अच्छा, तो किसी ने टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर कर लिया, ये बात तो नहीं हो गई कहीं? ए ऑप्शन वालों ने इंटीग्रेशन तो किया लेकिन टी स्क्वायर हो गया, ये गलत हो गया है ना। टी का इंटीग्रेशन टी² करना पड़ेगा ना बेटा, तो ये सवाल इंटीग्रेशन से आता है। थर्ड ऑप्शन में फंसने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दिया। बट वी हैव सीन दिस क्वेश्चन इन द क्लासरूम एंड डिस्कस्ड कि यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इसकी वजह से आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, हमें इंटीग्रेशन से ही ये सवाल करना था। ये भले कुछ लोगों को इजी लगा हो, लेकिन क्योंकि ये क्लास में हुआ था, बट वैसे ये इजी सवाल नहीं आता, ये भी मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन में आएगा। एकदम इजी सवाल नहीं कहलाएगा, ये मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चंस में आएगा ये 12th वन। क्या 13th मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को जाना पहचाना लग रहा है? क्या ये अपने ब्रेन टीजर में ये क्वेश्चन है कहीं पे? ये ब्रेन टीजर एक्सरसाइज में किसने और सॉल्व किया होगा तो ये है। हाँ, रजिया रजिया ने बताया कि सर, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन टिक करने वाले कैसे फंसे। सही सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन टिक करने वालों ने, ऐसा भी हो सकता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, पिछले सवाल के बाद चल रहे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के उसमें एक्सेलरेशन की जगह f पुट किया, दैट इज ए टी पुट किया। हाँ, ये किया होगा। तो भाई ये तो गलत हो गया, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना ही, वो स्टार्टिंग ही गलत होगी। जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है वहां इक्वेशन ऑफ मोशन ही नहीं लगा सकते, वो गलती होगी।
बट वो पहला ऑप्शन बनाया ही इस गलती के लिए है है ना, पहला ऑप्शन बनता ही इस गलती के लिए है, मतलब कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ करके, है ना। यस, चलो, सुंदर क्वेश्चन है। हाँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करेंगे यहाँ पे, करके बता देता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ लोगों को ये जरूर डाउट रहा है। हाँ, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है। देखो, फोर्स में कोई टाइम की टर्म दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही है। इसका मतलब फोर्स जरूर कांस्टेंट है। और अगर फोर्स कांस्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे अगर फोर्स कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू ma के हिसाब से एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो आपका इसका आंसर क्या आ रहा है? 1/3 की टर्म मास की बाहर रख दूं मैं, 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब ये कांस्टेंट ही है क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम की टर्म नहीं दिख रही है, कोई टी टाइम कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यू जीरो है, यू बार जीरो बार है, ओके। तो नए कोऑर्डिनेट्स के लिए आप नई डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा देंगे स्टूडेंट्स। तो एस बार इज इक्वल टू यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लगा देंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यू यहाँ पे जीरो है तो फिनिश काम उसका। ए बार इज सिंपली अभी अभी जो लिखा है वो 1/3 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप, और टाइम का स्क्वायर अच्छे से करना है, टाइम 3 सेकेंड का स्क्वायर 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या कुछ कैंसिलेशन होके आपका एस बार अच्छे से आ रहा है? देखिए, 3 3 9 होगा, तो 3 3 9, तो 4 3 12, ये 2 12, तो 6i कैप आ रहा है, फिर 8 3 24 का आधा 12j कैप आ रहा है, 10 3 15 का 15 आ रहा है, फिर सो 15k कैप। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट आ रही है। तो फाइनल पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी कि इनिशियल तो जीरो ही था, इनिशियल पोजीशन भी जीरो ही थी, ओरिजिन पे था इनिशियली, इनिशियली एट ओरिजिन दिया हुआ, मतलब इनिशियल पोजीशन तो जीरो ही थी, तो यही चीज फाइनल पोजीशन हो जाएगी। देयरफॉर फाइनल पोजीशन का आंसर क्या आ रहा है? 6 12 15, है ना। 6i कैप 12j कैप 15k कैप, मतलब 6 12 15, ये फाइनल पोजीशन आ रही। क्लियर है स्टूडेंट्स? है ना, वेक्टर फॉर्म में पढ़ने का फायदा समझे आप? वेक्टर चैप्टर पढ़ने का फायदा समझ रहे हो? है ना, ये 3D का क्वेश्चन हो गया, 3 डायमेंशन में काइंड ऑफ, है ना, ऐसा फोर्स एक्ट हो रहा है, फिर भी हम ये सवाल फाइंड कर सकते, इन द सेंस आई जे के कंपोनेंट्स वाला स्पेस में ये फोर्स है, फिर भी हम ये सवाल को कर सके क्योंकि भले चैप्टर 1D का था, लेकिन स्टार्टिंग में हमने वेक्टर नोटेशन में इक्वेशंस पढ़ लिए, तो वेक्टर नोटेशन में तो वो कितने भी डायमेंशन में अप्लाई हो जाएगा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो, है ना। चलिए, तो ये इस सवाल को भी मैं मीडियम सवाल मानता हूँ। 14th को मैं थोड़ा टफ मान सकता हूँ आपको। 14th ये कुछ लोगों को थोड़ा सा टफ गया होगा, 14th कुछ लोगों को थोड़ा सा टफ जरूर गया है, इसको एक्सप्लेन कर दिए देते। देखते हैं कि रेस्ट से लेके ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम x1 एंड t1 वगैरह वगैरह, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। क्या किसी ने इस सवाल को ग्राफ से करने की कोशिश की स्टूडेंट्स? ग्राफ निकालने की कोशिश की? वीटी ग्राफ बहुत फायदेमंद होता है, अगर किसी को ये आइडिया चमका था तो देख लीजिए। ये टाइम और वेलोसिटी ग्राफ आप निकालने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, मतलब वेलोसिटी जीरो है, जीरो वेलोसिटी होगी स्टार्टिंग में, तो यू की वैल्यू जीरो है। फिर वो एक्सेलरेट हो रहा है कांस्टेंट रेट से। भैया, जब कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट होता है तो वेलोसिटी कैसी होती है? बढ़ती है, कम होती है? बढ़ती है ना, लीनियरली बढ़ती है, वेलोसिटी लीनियरली बढ़ती है। तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी कितने टाइम तक?
सवाल नहीं बोला है कि T1 टाइम तक बढ़ती जाएगी। चलो T1 टाइम तक, यहाँ पे मैं ले लू T1 टाइम तक, T1 टाइम तक ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। आफ्टर दैट वो रिटार्ड हो रहा है, आफ्टर दैट रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम कम होते जाएगी। रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी कम कम होती जाएगी। कम होते होते वेलोसिटी एकदम जीरो पे आ जाएगी। रुकाना है ना, एकदम वापस रेस्ट पे लाना है। तो ये टाइम T2 हो जाएगा। कौन सा टाइम T2 हो जाएगा? कौन सा टाइम T2 हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये जो है रुकाने का टाइम T2 है, उसको रुकाने का टाइम T2 है, उसको रुकाने का टाइम T2 है। ये बात समझिए। टोटल टाइम ये क्या हो जाएगा? ये टाइम टोटल हो जाएगा T1 प्लस T2। रुकने के बाद का टाइम T1 प्लस T2 हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेट करने का टाइम T1 है और रुकाने का टाइम मतलब डिसेलरेशन करने का टाइम T2 है। शुरू का टाइम T1 है। ये बात क्लियर है डायग्राम पर से? अच्छा, अभी अल्फा बीटा की क्या झंझट है? ये अल्फा जो है एक्सेलरेट करने का रेट है, एक्सेलरेट करने का रेट है। तो क्या आप ये फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं फॉर्मूला से स्टूडेंट्स? क्या हम ये फाइनल वेलोसिटी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, u की वैल्यू यहाँ पे क्या है? जीरो है। a की वैल्यू क्या है? अल्फा एक्सेलरेशन है। t की वैल्यू T1 है, t की वैल्यू T1 है। तो आंसर क्या आ रहा है? सिंपली अल्फा T1। समझ रहे हो? तो ये आंसर को लिख सकता हूं मैं अल्फा T1। ये वेलोसिटी कितनी है? हाईएस्ट वेलोसिटी क्या बन गई है? अल्फा इंटू T1। अच्छा, बाद में डिसेलरेट होके बाद में फाइनल स्पीड जीरो बन रही है, तो क्या इसको मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, तो क्या इसकी v जीरो हो जाएगी स्टूडेंट्स? फाइनली आके रुक रहा है तो इसकी v जीरो हो जाएगी। और u क्या होगा? जहां से उसने मैक्सिमम से स्टार्ट किया, दैट इज अल्फा T1 से इसने स्टार्ट किया, प्लस a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस बीटा होगा, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है तो माइनस बीटा रेट से ना, बीटा रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिटार्ड एट अ रेट बीटा, मतलब एक्सेलरेशन क्या लेना है? माइनस बीटा। और टाइम कितना लग रहा है इसको? T2 टाइम लग रहा है। देखिए ये इक्वेशन क्या दे रहा है हमको? ये इक्वेशन दे रहा है अल्फा इंटू T1 इज इक्वल टू बीटा इंटू T2। ये बात ये दे रहा है। okay? ठीक है। अच्छा, x1 x2 क्या है? अब तो ऑप्शन में x1 x2 लास्ट स्टेप समझ लीजिए। x1 x2 क्या है? x1 x2 क्या है? क्या पूछ रही है? रिटार्डेशन मतलब मोशन। क्या पूछ रही है ये? रिटार्डेशन मतलब मोशन के समय ऑब्जेक्ट का रुक जाना। रुक नहीं जाना बेटा, रिटार्डेशन का मतलब स्लो होना। रिटार्डेशन मतलब स्लो होना। ठीक है, तो स्लो होने के थोड़ी देर बाद रुक सकती है वो ऑब्जेक्ट, है ना। बट एक्चुअल मीनिंग रिटार्डेशन का है कि वो स्लो हो रही है, स्लो होते होते कहीं पे जाके रुक जाएगी फिर, है ना। रुक भी जाएगी और उल्टा भी जा सकती है बाद में चाहे तो, है ना। रिटार्डेशन मतलब उल्टे डायरेक्शन में, फिर स्लो होते होते उल्टे डायरेक्शन में भी जा सकते। अच्छा, x1 x2 में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स? x1 इज एरिया, vt का एरिया से आपको डिस्प्लेसमेंट निकलने वाला है, या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है में। तो क्या आप समझ रहे हो? ये ग्रीन एरिया आपका x1 एरिया है, और ये हॉरिजॉन्टल वाला ग्रीन एरिया आपका x2 एरिया है। तो x1 एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट स्टूडेंट्स। तो हाफ इंटू T1 इंटू हाइट। हाइट क्या है अपनी? अल्फा T1। वैसे ही x2 को निकाल लू मैं हाफ बेस इंटू हाइट से। x2 क्या आ रहा है? x2 आ रहा है हाफ, बेस उसका T2 है, हाइट तो वही है अल्फा T1। तो अब मैं रेशियो ले लू x1 x2 का, x1 x2 का रेशियो ले लूंगा। तो रेशियो लेते समय हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा रेशियो लेते समय, और अल्फा टी वन हाइट भी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ बेस का रेशियो बचेगा। बेस का रेशियो क्या आ रहा है? T1/T2। यहां तक समझे क्या? बताइए, ये स्टेप समझे क्या बेटा? एरियाज x1 ले लिया और उसका रेशियो T1:T2 हो गया। ये बात समझ गए? अच्छा, अब बाजू में देखिए येलो कलर में क्या हमने निकाला है। जो हमने चीज येलो कलर में निकाली है बाजू में, इससे भी कुछ तो मिल रहा है। उससे क्या मिल रहा है? उससे T1/T2 की क्या वैल्यू मिल रही है? T1/T2 की वैल्यू मिल रही है बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो क्या मैं यहाँ पे भी T1/T2 को लिख सकता हूँ बीटा बाय अल्फा? यही ऑप्शन है क्या कहीं पे? देखिए, ऐसा ही ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको? इक्वल टू में तीन चीजें, यस, सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये जवाब हो गया। ठीक है,
तो इसको मैं टफ में इसीलिए कैटेगराइज करूंगा क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन में अच्छे सॉल्यूशन के लिए आपने ग्राफ भी समझ के, इक्वेशंस भी लगा के, एक से ज्यादा कई इक्वेशंस लगा के, रेशियो लेके, तो अच्छी खासी मेहनत थी। तो ये एग्जाम के टाइम पे सोचने को जरूर आपको 3-1 मिनट भी लग सकते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन में से एक कहलाएगा। किसी को आया था स्टूडेंट से एग्जाम के टाइम पे? लेट मी नो इट बाय द पोल। कुड एनी ऑफ यू डू इट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम? कितने लोगों को ये सवाल आ गया था एग्जाम के टाइम पे? मुझे यस नो बताइए पोल, तब तक मैं शॉर्टली रिपीट कर देता हूँ पूछा गया है तो। ये देखिए बोर्ड पे आप देख रहे हैं सॉल्यूशन इसका। तो मैंने सिंपल एक काम किया, वीटी ग्राफ निकाला। पहले ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, मतलब स्पीड बढ़ रही है, वी बढ़ रही है। बाद में डिसलरेट हो रही है तो स्पीड कम हो रही है, ठीक है। लेकिन टाइम अलग अलग लग सकता है। टाइम क्वेश्चन में दिया है T1 T2, तो एक्स एक्सिस पे हमने T1 T2 टाइम दिखा दिए। दो ट्राइंगल बन गए। ट्राइंगल का जो टॉप पॉइंट था उसको मैंने येलो कलर से इक्वेशन से निकाला, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से वो इक्वेशन से निकाला। और फिर ये जो v बन गया था, ये रिटार्डेशन के टाइम पे ना, जो साइड वाला ट्रायंगल है, स्पीड कम होने वाला ट्रायंगल, उसके लिए इनिशियल स्पीड है और उसकी फाइनल जीरो हो जाएगी। तो फिर से मैंने v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया, फाइनल स्पीड को जीरो लेके आप देख पा रहे हो। वो करने के बाद हमें येलो कलर में एक रिलेशन मिल गया। फिर मैंने ग्रीन कलर में क्या किया, x1 x2 भी तो ऑप्शन में पूछा है, तो x1 x2 मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया x1 x2 से लेके ऑप्शंस में उसका रेशो पूछा है, इसलिए रेशो ले लिया और जवाब निकाल लिया। ये भी होमवर्क में था मेडिकल बुकलेट के। चलो क्या बात है, बहुत अच्छे। तो होमवर्क करने वालों को फायदा है। तो इसलिए ये तो फिर अच्छा खासा लोगों को आया होगा ये। देखने दीजिए मुझे कितने लोगों ने ये दिया है। चलो क्लास में 40% लोग सही कर पाए थे इसको। चलो दिस इज फाइन, गुड नंबर। क्लास में 40% लोग ये टफ सवाल को सही कर दिए थे, तो मतलब होमवर्क करने वालों का फायदा था। चलिए आगे बढ़े स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब आसान सवाल आने चाहिए मुझे लग रहा है। इतने अभी 15 आसान में से था, राइट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऊपर नीचे क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट में निगेटिव एरिया लेना था, डिस्टेंस में पॉजिटिव एरिया लेना था। 3:5 इसमें कोई ये नहीं है। सो अनलेस आप सिली मिस्टेक वगैरह कोई करते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो तो अलग बात है, अदरवाइज आपका 3:5 इसका जवाब आना है। 16th भी इजी नहीं है, ये भी वन ऑफ द टफ सवाल है, लेकिन शायद आपके लिए मीडियम लेवल बन गया हो क्योंकि आपको क्लास में रिसेंटली किया था तो आपको याद होगा। ये भी होमवर्क क्वेश्चंस में से, तो ये क्लास में रिसेंटली किया हुआ सवाल था। h अपॉन रूट ऑफ h बाई 8g, ये हमने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। 17 में क्या लेना है बेटा? 17 में कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट लेने का सवाल था। ये वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन। वेक्टर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो f cos थीटा और f sin थीटा है ना। तो f cos थीटा कैसे लेना था? f cos थीटा किस तरीके से लेंगे आप? f cos आपको डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने क्लास में एक चीज बताई हुई थी कि 2 डायमेंशन में जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं तो f बार में एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है आपको, उसको अल्फा मान लेते हैं हम। तो यहाँ अल्फा 30 डिग्री है, तो एफ कॉस अल्फा आई कैप लेना है, और एफ साइन अल्फा जे कैप, साइन अल्फा जे कैप। तो यहाँ पे 100 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, और 100 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है स्टूडेंट्स। तो 100 इंटू हाफ जे कैप। तो क्या ये जवाब ऐसा आ रहा है 50√3 आई कैप प्लस 50 जे कैप? 50√3, अच्छा 200 न्यूटन है, सॉरी क्वेश्चन में 100 नहीं है 200 है। ठीक है, तो ये 100 का 200 किए देते, तो क्या आंसर में चेंज आ रहा है? 200 इंटू √3/2 है, तो ये आ जाएगा 100√3, और 200 इंटू हाफ करना है तो ये आ जाएगा 100 जे कैप। 100√3, क्या √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट याद है? 1.73 वगैरह, 1.732 के आसपास। तो इस हिसाब से ये बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 173.2,
आई कैप और 100 जे कैप। तो ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है। रिस्पेक्टिवली क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल मतलब आई कैप वाला कंपोनेंट पूछा है, वर्टिकल मतलब जे कैप वाला पूछा है। खुशी खुशी आपने फर्स्ट ऑप्शन इसका टिक करना चाहिए। इसको मैं इजी सवालों में से मानूंगा। ये 1 मिनट के अंदर होने जैसा सवाल है। अगर ये सवाल आपको इजी नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपको एक तो वेक्टर या ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस की वैल्यूज कुछ आपको याद नहीं है, तो वो रिवाइज करना है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें। ये भी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बुकलेट में ये क्वेश्चन दिखेगा। इंस्टेंटेनियस सोल्यूशन, निगेटिव मतलब डाउनवर्ड डिक्रीजिंग, स्लोप निगेटिव होना चाहिए। स्लोप निगेटिव होना चाहिए, इसका क्या मतलब है बेटा? स्लोप निगेटिव होना चाहिए मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। कौन से स्टेप पे ग्राफ डिक्रीज हो रहा है? देखो सी पे बढ़ रहा है ना, डी पे तो कांस्टेंट सा लग रहा है, डी पे ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, डी पे ना ऐसा नहीं, डी डी पे जीरो स्लोप है, डी पे जीरो स्लोप है। ई ऐसा पॉइंट है जहां पे डिक्रीज हो रहा है, एफ पे वापस इंक्रीज हो रहा है, तो ई पे डिक्रीज हो रहा है मतलब निगेटिव होगी वेलोसिटी। ई पे डिक्रीज हो रहा है ना, एक्सटी ग्राफ है ये, एक्सटी ग्राफ का स्लोप चाहिए होता है वेलोसिटी के लिए, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का स्लोप, तो ई पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका जवाब है। ये इजी सवालों में से 19 भी इजी सवालों में से है। अगर 19 इसीलिए टफ हो जाएगा अगर किसी ने एरिया लेते बैठे तो, है ना। एवरेज वेलोसिटी पूछी है, आपको ध्यान होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट है तो फाइनल पोजीशन भी जीरो है, इनिशियल पोजीशन भी जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, तो आसान ऑप्शन आंसर 0 मीटर पर सेकेंड है ना। यस। 20th क्वेश्चन, 20th, चलो एक अच्छे सवालों में से है, 20वां डिस्कस करना चाहिए। 20th क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस, 20th क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। Particle moves along the side of the square with this velocity, then average velocity is, पहले तो आप स्क्वायर निकाल लीजिए, और स्क्वायर निकालने के बाद उसके ए बी सी डी साइड्स पे इमेजिन कर लीजिए चीजें कैसे होने वाली है। यहाँ पे अगर ए है तो पहले पार्टिकल ए से बी की तरफ जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी तो डायरेक्शन के साथ होती है ना, तो डायरेक्शन तो बदलती जाएगी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी 15 बोला है, इसका मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करे स्टूडेंट्स, ओके। तो ये सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मतलब ये सिर्फ स्पीड है एक्चुअली, भले उन्होंने वेलोसिटी बोला है बट इट इज सिंपली स्पीड, ओके। डायरेक्शन तो बदलती जाएगी, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो पार्टिकल ए से जाएगा बी, बी से जाएगा सी, सी से जाएगा डी, तो फाइनली डी पे आके रुक जाएगा, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी, तो क्या आपको समझ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इज एडी बार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट इज एडी बार, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज एडी बार। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूं, तो एडी की लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स? एडी की लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंट। क्या मैं उसको मीटर में कर लूं? सब कुछ मीटर में कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, तो इट इज 0.25 मीटर्स, ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आंसर क्या आएगा बेटा एवरेज वेलोसिटी का? एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो 0.25। अच्छा, टाइम कितना लगा? 3 बार पार्टिकल गया, 3 जगह पे पार्टिकल है, ए से बी जाने का टाइम, बी से सी जाने का टाइम, सी से डी। ए से बी जाने का टाइम कैसे फाइंड करेंगे? टाइम करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो 0.25 डिवाइडेड बाय स्पीड 15 थी उसकी, यहाँ पे भी 0.25 डिवाइडेड बाय स्पीड 15, यहाँ पे भी 0.25 डिवाइडेड बाय स्पीड 15। तो आंसर क्या आएगा? 0.25 भी कैंसिल हो रहा है, 15 15 15 ऊपर जा रहा है, नीचे 3 आ रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, 5 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या निकाला है हमने? नीचे टाइम निकाला है, नीचे क्या निकाला है? टाइम ऐड किया हुआ है, 3 रास्तों का टाइम ऐड किया हुआ है, ए से बी जाना, बी से सी जाना, सी से डी जाना,
क्योंकि वो सब भी 0.25 डिस्टेंसेस है, स्क्वायर होने की वजह से सभी डिस्टेंसेस 0.25 मीटर थे, इसलिए। क्लियर है बेटा ये सवाल? एवरीवन? यस। चलो इंटीजर टाइप 21 21 21 करूंगा मैं, ये दोनों एग्जाम में दिया था मैंने, मेडिकल में भी, ये अच्छा क्वेश्चन है। 22 आसान में से है, 22 में क्या करेंगे, 22 एक आसान सवालों में से है, ऐसे डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसा लेके तो आ जाएगा आपका ये आंसर कैलकुलेशंस करके V60। तो 22 मैं आसान सवालों में से मानूंगा, 23 थोड़ा पजल टाइप में मानूंगा, तो ये पजल भी, लेकिन आसान पजल मानूंगा, इंटरेस्टिंग बट आसान पजल, तो ये भी आप नहीं पूछेंगे तो नहीं लेंगे। और 24 25 21 24 25 तीनों अच्छे सवाल है, 21 24 25 तीनों अच्छे सवाल है, देख लीजिए। इसमें से कुछ मेडिकल वालों के भी थे, तो आपको वो रिपीट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 21st क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। A bullet fired into fixed target loses half velocity after penetrating, कुछ तो भी 3-3 सेंटीमीटर। अच्छा बुलेट है तो डायग्राम कैसे बनने वाली है, ये एक बुलेट जा रही है एक टारगेट के अंदर, पेनिट्रेटिंग मतलब वो टारगेट में घुस रही है, मान लो कोई बॉक्स वॉक्स होगा, मान लो ऐसा कोई एक टारगेट है, मान लो इसको यहाँ पे ऐसे लेफ्ट साइड से मानते हैं हम कि बुलेट आ गई, मस्त से ऐसे बुलेट आ गई, और ये जो बुलेट है ये यहाँ पे शुरू होके 3 सेंटीमीटर जब गई तो उसकी आधी स्पीड कम हो चुकी थी, ठीक है, जब बुलेट 3 सेंटीमीटर अंदर पहुंच चुकी थी तो उसकी आधी स्पीड कम हो चुकी थी, लेकिन आधी स्पीड कम हो गई थी तो मान लेते इनिशियल स्पीड कुछ u है, ये u है, और यहाँ पर की स्पीड कितनी हो गई, मतलब यहाँ पे बुलेट की स्पीड आधी हो गई, मतलब u/2 हो गई, और थोड़ी देर जाके तो बुलेट की स्पीड 0 ही हो गई, वे रुक गई बुलेट, थोड़ी देर कहीं तो जाके बुलेट रुक गई है, थोड़ी देर कहीं तो जाके रुक गई है। अच्छा, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, मान लो ये डिस्टेंस अननोन है हमें, तो इसको मैं डी मान लू स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस डी है, तो डी मुझे अननोन है, डी कितना डिस्टेंस है मुझे निकालना है। अच्छा, सब जगह हमें देखो स्पीड्स दी हुई है, पहले की भी स्पीड है u, बाद में की भी स्पीड है u/2, और बाद में की स्पीड 0 है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड्स दी हुई है, सीधा सीधा आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की याद दिलाएगा, ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की याद दिलाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी की, नहीं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस की याद दिला रहा है ये, यहाँ पे a एक कांस्टेंट रहेगा, सवाल में दिया भी है कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन, इसका अनादर मीनिंग में क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं कि a कांस्टेंट है, रिटार्डेशन जो है इसका कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस फील होगा तो रिटार्डेशन इसका कांस्टेंट आएगा, इसीलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ये एनसीईआरटी के सवालों में से है, बहुत खूब, किसी ने एनसीईआरटी इसका मतलब सॉल्व किया है, शंतनु बहुत अच्छे बेटा, मुझे खुशी हुई जान के कि आपको ये पता चला कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अब सॉल्व इसको इसी फॉर्मूला से करेंगे, तो 3 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आ रहा है शुरू में, अच्छा स्पीड क्या हो जा रही है u/2 हो रही है, ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट हाफ, ये ना, ये फर्स्ट हाफ, पहला आधा जो रास्ता है उसका ना, पहले आधा जो स्पीड होने के लिए, तो u/2 स्पीड हो गई है, और शुरू u से हुई, एक्सेलरेशन जो कुछ था, और s है 3 सेंटीमीटर, s कितना है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, सब कुछ मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं तो चलेगा, तो फाइनल जवाब भी सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में कर दूंगा तो फाइनल जवाब मीटर में, मुझे फाइनल जवाब भी सेंटीमीटर में चाहिए तो ये भी मैं सेंटीमीटर में ही रखता हूँ। अच्छा नेक्स्ट हाफ में क्या होगा देखिए ध्यान से,
नेक्स्ट हाफ में क्या होगा, नेक्स्ट हाफ में फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, इनिशियल स्पीड u/2 हो जाएगी ना हाफ के लिए, u/2 से लेके 0 स्पीड हो रही है, एक्सेलरेशन तो उतना ही रहेगा, डिस्टेंस d है हमें अननोन है, डिस्टेंस d है। अब इन दो इक्वेशन का खेल खेलना जिसको जम गया उसको ये सॉल्व करते आ गया। क्या आपको ये खेल खेलते आ रहा है? देखिए मेरे साथ, u/2 का स्क्वायर और u का स्क्वायर एक साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो राइट साइड में 2a इंटू 3 बचेगा और दूसरे इक्वेशन से 2a इंटू डी बचेगा। मैं इन दो इक्वेशन का रेशो ले लूंगा, यहाँ 0 का स्क्वायर माइनस u/2 का। ये आइडिया आपको समझा क्या? देखो, ये आइडिया इसलिए किया है ताकि एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाए, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो एक्सेलरेशन कैंसिल करने का यही तरीका है कि एक्सेलरेशन वाली टर्म को राइट साइड में भेज दो दोनों इक्वेशन में, उनका रेशो लेके उसको कैंसिल कर दो। ये आइडिया आपको चमकना चाहिए। क्लियर है बेटा? ये आइडिया आपको चमकना चाहिए। ये साक्षी, यहाँ पे कांस्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कांस्टेंट उसको फोर्स लग रहा है। एक्चुअली कांस्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट है, और हम जानते हैं F इज इक्वल टू ma के हिसाब से अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो ये कंक्लूजन आपको सवाल में निकालना था, इसीलिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया। चलो अब तो आगे तो कैलकुलेशन वाली बात है। मेरे ख्याल से ऊपर वाली चीज आपको -3u² बाय 4 और नीचे वाली चीज -u²बाय 4 बन रही है, राइट साइड में 3/d। ये कैलकुलेशन करके आपका डी आ जा रहा है 1 सेंटीमीटर, यही पूछा था। तो डी आ रहा है आपका 1 सेंटीमीटर, तो आपको 1.00 टिक करना था। ये आ जाएगा आपको सॉल्यूशन बेटा, डोंट वरी, आपको लिखना नहीं है अभी, आप समझ लीजिए क्यों मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया और किस तरीके से अप्लाई किया। पहले आधे के लिए अलग तरीके से अप्लाई किया और अगले आधे के लिए अप्लाई किया, दोनों का रेशो ले लिया। बिल्कुल सुपर क्लास टेलर मेड क्वेश्चन है जेडब्ल्यू और नीट के लिए, एनसीईआरटी का सवाल है, तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। एनसीईआरटी अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 23 भी दोनों अच्छे सवाल है। 23 एंड 23 नहीं, 23 पजल में नहीं ले रहा हूँ, आप पूछोगे तो 24 और 5, 24 और 5 दोनों सवाल है। दोनों को मैं एक ही पेज पे एक एक्सप्लेन कर दे देता हूँ, देख लीजिए। 24 में बहुत लोगों ने जीरो आंसर टिक किया होगा, अच्छा ट्विस्ट वाला सवाल बन गया था ये। तो डिस्टेंस पूछा है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस पूछा है। तो हमें स्ट्रेट लाइन में ज्यादातर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है, बट रिस्क कब आती है आपको याद होगा, जब भी पार्टिकल रास्ता पलटता है तब। कब रास्ता पलट रहा है पार्टिकल, देख लीजिए तो, कब रास्ता पलटता है पार्टिकल, पार्टिकल रिवर्स कब हो रहा है, पार्टिकल रिवर्सेस व्हेन, हमने क्लास में एक ऐसे सवाल किया हुआ था, व्हेन v 0 बनता है। पार्टिकल रिवर्स करता है जब व्हेन v 0 बनता है। चलो v निकालो, तो यहाँ पे v को यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ dx बाई dt लिख लू मैं, ds बाई यहाँ पे s के बदले x नोटेशन यूज किया तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो 8 माइनस 8t ये डेरिवेटिव आ रहा है। अच्छा, तो v को जीरो करना है, v को जीरो करना है तो क्या टाइम आ रहा है, देयरफॉर टाइम 1 सेकेंड आ रहा है। 1 सेकेंड पे पार्टिकल रिवर्स कर रहा है, 1 सेकेंड पे पार्टिकल रिवर्स कर रहा है, इसका मतलब आपको 1 सेकेंड तक की पोजीशन अलग से निकाल के देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक मैं टेबल बना लू स्टूडेंट्स, एक x और t का मैं टेबल ही बना लेता हूं। मान लो t वर्सेस x का एक मैं प्यारा सा सिंपल सा टेबल बना लेता हूं। अगर टाइम जीरो था तो पोजीशन क्या आ रही है आप कैलकुलेट कीजिए, टाइम जीरो था तो पोजीशन क्या आ रही है, x के फॉर्मूला में t जीरो पुट कीजिए तो ये 2 मीटर आ रही है पोजीशन। टाइम को 1 पुट करेंगे तो आपकी पोजीशन 6 आ रही है, और टाइम को 2 पुट करेंगे तो पोजीशन वापस 2 आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं पोजीशन देखना चाहूं पार्टिकल की, तो यहां पे शुरू में 0 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब पार्टिकल शुरू में कहां पे था, शुरू में जब टाइम जीरो था,
टाइम 0 था तो पार्टिकल यहाँ पे था, फिर जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो पार्टिकल 6 पे पहुंच गया, मतलब पार्टिकल कहाँ गया, आगे गया, लेकिन बाद में बेचारा पीछे आ गया, और 1 सेकेंड बाद वो वापस पीछे आ गया और 2 मीटर के जगह पे आ गया, है ना। तो एट टाइम 2 सेकेंड भी पार्टिकल वापस उसी जगह पे आ गया, तो आगे 4 मीटर गया और पीछे 4 मीटर आया, इसलिए किसी की डिस्प्लेसमेंट निकाली होगी तो डायरेक्ट 0 आ रही होगी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट निकाली होगी तो डायरेक्टली 0 मीटर्स आ रही होगी, लेकिन डिस्टेंस कितने मीटर आएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कितना आएगा, या यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट नहीं दिया है, तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट 0 आ रही है, लेकिन डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आगे 4 पीछे 4, 4 और 4 8 आ जाएगा डिस्टेंस, ये आंसर। इज इट क्लियर बेटा एवरीवन, इज इट क्लियर? दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, आई थिंक बहुत लोग का जिन्होंने अच्छे ना 60-70 प्लस मार्क्स भी 100 में से स्कोर कर लिए, उनमें से बहुत लोग का ये सवाल गलत हो गया है, इसमें स्कोरिंग नहीं हुआ है क्योंकि ये ट्विस्ट था यहाँ पे, अच्छा खासा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इसमें था। और 25 का जवाब साइड में देख लीजिए, 25 के लिए आपको nth सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, थर्ड सेकेंड एंड फिफ्थ सेकेंड में ऐसा है, तो nth सेकेंड का फॉर्मूला हमें याद है, एस एन का फॉर्मूला हम जानते हैं, देख लीजिए एस एन का फॉर्मूला है u प्लस हाफ ए इंटू ट्वाइस एन माइनस वन। लंबा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टफ है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट लंबा होने की वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल कैटेगरी में डालने जैसा हो गया। अब थर्ड सेकेंड के लिए मैं एस एन को क्या, एन को 3 पुट करूंगा, तो 4 मीटर डिस्टेंस दिया है, u प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू पता नहीं, ट्वाइस एन माइनस वन में एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 5 जवाब आ रहा है। वैसे ही एन की वैल्यू फिफ्थ सेकेंड के लिए पुट करेंगे, तो एन की वैल्यू फिफ्थ सेकेंड के लिए तो 2n-1 9 बन जा रहा है, और 12 मीटर। ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, आ रही बात समझ में? इस इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन स्कूल में याद है, u और a, ऐसा ना दो वेरिएबल में दो इक्वेशन बनते थे तो आप इसको सॉल्व करते थे। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे हिसाब से सॉल्व करके आपको क्या आ रहा है, किसी को ध्यान आ रहा है? देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आसानी से a का जवाब आ रहा है 4 आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो आपको a का जवाब 4 मिल रहा है, और u का जवाब -6 मिल रहा है, ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। u का जवाब -6 मिल रहा है। अब सवाल में मीनिंग क्या है, डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स है। यहाँ पे लकीली आप देखोगे तो v कहाँ 0 बनती है, तो डिस्टेंस डिस्टेंस का कोई इसमें ट्विस्ट नहीं आ रहा है। ओके, लकीली इसमें कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इस v और v के हिसाब से देखेंगे तो v कहाँ 0 बन रहा है, चेक कर लीजिए v कहाँ 0 बनता है। v इज इक्वल टू 0 बनेगा जब u प्लस ए टी 0 बनेगा, तो आप u और a की वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू 2/3 सेकेंड पे, ये सब चेक करना पड़ेगा, ये बहुत इंटू 3/2 पे है ना, तो 1.5 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे इसकी v 0 बन रही है, मतलब पार्टिकल रिवर्स करेगा। तो हमें तो कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि हमें 1.5 सेकंड के आसपास का पूछा ही नहीं है, 1.5 सेकंड पे वो रिवर्स कर गया। हमें कहाँ का पूछा है, नेक्स्ट 3 सेकंड, मतलब आप समझे क्या, पांचवा सेकंड होने के बाद सिक्स्थ सेकंड, सेवेंथ सेकंड और एट्थ सेकंड, मतलब हमें एस एन के फॉर्मूला में हमें डालना है S7 प्लस S8, ये 3 फॉर्मूले लगाने हैं। SN के फॉर्मूला में हमें S6 लगाना है, S7 लगाना है, S8 लगाना है, तीनों का कैलकुलेशन करना है, आपको आंसर आ जाएगा फिर उससे 60। समझे क्या, लंबा है, कैलकुलेशंस थोड़े लंबे है बेटा, बाकी सवाल तो करने लायक था, मजेदार था। हरी बात समझ में एवरीवन? ऐसा सवाल नीट में थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग जाएगा कि 3 मिनट सॉल्व करने को हो जाएगा, लेकिन जेई में ऐसे सवाल आ सकते हैं, और नीट में भी आ गया तो ये वन ऑफ द लेंदी क्वेश्चन कहलाएगा। एक आधा ऐसा सवाल आ गया तो इसको आखिरी में सॉल्व करना बेटा, शुरू में नहीं करना, वन ऑफ द लेंदी सवाल से हो जाएगा। जब आपको पता चला कि दो दो इक्वेशन सॉल्व करने भाई और बाद में ऐसा ये सब करना है, तो अगर आपको डर लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत लग जाएगा, तो इसको आखिरी में सॉल्व करना, ठीक है। चलो अब आ रहा हूं मैं मेडिकल वाले पेपर पे,
मेडिकल वाले पेपर के कुछ सवाल अब ऑलरेडी आपको आए हुए हैं, क्योंकि वो जो कॉमन थे वो वाले। बाकी देखते हैं पहले 10 में कौन से टफ लग रहे हैं, किस में सोचने लायक है, देखते हैं। पहले 10 में कौन सा 9th सवाल साक्षी ने पूछा था ऑलरेडी। यस, सेकंड सवाल, एक्चुअली सेकंड सवाल इज वन ऑफ द सुपर क्लास क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर इज सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड और 9th डिस्कस करेंगे पीसीबी में का। एक व्हील है, तो पहले एक रास्ता बना लो, रास्ते पे एक टायर मूव कर रहा है। देखिए रास्ते पे एक टायर मूव कर रहा है, व्हील जो है एक टायर मूव कर रहा है। तो टायर कैसे जाता है, देखो मैं टायर को अगर ऐसे आपको व्हाइट कलर से रफली निकाल के दिखाओ कि टायर का ये शेप यहाँ पे ऐसे है। इस पे पूछा क्या है हमको, जो पॉइंट कॉन्टॅक्ट विथ द ग्राउंड है ना, एक शब्दन शब्द आपल्याला प्रश्नाचा समजून घ्यायचा आहे। पॉइंट ऑफ द पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट, कोणता पॉइंट, जो इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड है। तो इनिशियली कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को नाम मैं दे दूं ए पॉइंट। अब अगर ये व्हील रोल होता है बेटा, रोल होता है, व्हील कैसे जाता है आपको पता है ना, चक्का, गाड़ी का चक्का कैसे जाता है, रोल होते होते जाता है। तो ये रोल होते होते, रोलिंग करते करते ऐसे उस पे ये यहाँ पे कहीं तो आगे चला जाएगा। जब ये व्हील रोल करते करते आगे चला जाएगा, देखो उसका सेंटर में आपको दिखा रहा हूं, ये रोल करते करते आगे चला गया। कितना आगे चला गया, हाफ अ रिवॉल्यूशन। मार्क द वर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन। आधा रिवॉल्यूशन मतलब आप समझे क्या, पूरा रिवॉल्यूशन होता मतलब क्या होता था, फुल रिवॉल्यूशन जब होता था, फुल रिवॉल्यूशन जब होता था तो पूरा वो पॉइंट वापस जगह पे आ जाता था। ये ए पॉइंट वापस उसी के जगह पे आ जाता था, तो ये कहलाता था फुल रिवॉल्यूशन। फुल रिवॉल्यूशन। तो मुझे बताइए हाफ रिवॉल्यूशन में ए पॉइंट कहा जाएगा, हाफ रिवॉल्यूशन में ए पॉइंट कहा जाएगा, हाफ रिवॉल्यूशन में ए पॉइंट कहा जाएगा, हाफ रिवॉल्यूशन में ए पॉइंट ऊपर में जाएगा, हाफ रिवॉल्यूशन में ए पॉइंट ऊपर में जाएगा, ऊपर में जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मोशन हो रही है लेकिन गोल गोल जाएगा, चक्का गोल गोल जा रहा है। रोलिंग का मतलब समझते हो, रोलिंग का मतलब चक्का जैसे गाड़ी चलती है वैसा, गाड़ी चलती है तो क्या चक्का घसरते जाता है, क्या घसीटते हुए नहीं जाता है, हॉरिजॉन्टल घूमते हुए जाता है, घूमते हुए जाना, दैट इज रोलिंग मोशन। जैसे गाड़ी साइकिल असली में चलती है, रास्तों पे आपको दिखती है, वो रोलिंग मोशन होती है। तो इस हिसाब से अब आपको इंटरेस्टिंग चीज ये है निकालने के लिए कि ये जो लाल कलर में दिखा रहा हूं ए पॉइंट ऐसे यहां से यहां चला गया, तो आपको समझ रहा है क्या कि उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, हाफ, हाफ द सरकमफरेंस होगा, हाफ ऑफ 2 पाई आर, ये सरकमफरेंस का आधा होगा। हाफ ऑफ पूरा सरकमफरेंस होता है 2 पाई इंटू रेडियस, तो हाफ ऑफ 2 पाई आर मतलब पाई इंटू रेडियस। रेडियस कितनी है, 1 मीटर दी हुई है, तो पाई इंटू 1 मतलब पाई मीटर ही आ गया। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस क्वेश्चन इज, आपको ये समझना चाहिए कि पार्टिकल अगर ऐसे ये जो व्हील रोल होते हुए जा रहा है, तो व्हील रोल होते हुए जा रहा है तो रास्ते पे रोल हो रहा है, तो ये डिस्टेंस भी हाफ द सरकमफरेंस होगा, मतलब ये भी पाए होगा। ये बात समझ आनी चाहिए, ये सुपरस्टार है, समझे क्या, ये स्टेप सुपरस्टार है। क्योंकि वो जो ए पॉइंट से आगे पार्टिकल रोल हो रहा है, तो वो जमीन को टच होते हुए जा रहा है ना बेटा, तो जमीन पर से भी हाफ सरकमफरेंस जितना कवरेज होगा डिस्टेंस का। ठीक है, ये किसी को अगर नहीं है तो घर पे ना आप अपनी कोई चूड़िया ले जी, चूड़ी एक लेके देखिए, एक बैंगल को आप ऐसे फ्लोर पे ऐसा रोल करके देखिए, आपको इमेजिन हो जाएगा, ऐसे आंखों से ही दिख जाएगा, इमेजिन के आंखों से ही दिख जाएगा ये चीज। ठीक है, तो ये पाई डिस्टेंस। अच्छा, इससे ज्यादा और एक टफ चीज क्या थी सवाल में, कि भाई ये चीज नहीं पूछी थी, आगे डिस्प्लेसमेंट पूछ के रखा था। तो ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मतलब ए पॉइंट कहां से कहा गया, देखो तो ए पॉइंट नीचे था और ऊपर चला गया है, ऊपर चला गया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अब हाइपोटेनस निकालना है तो आपको
पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। नीचे की साइड तो पाए है, नीचे तो पाए है, ऊपर की ये लेंथ कितनी है बेटा, ये लेंथ कितनी है, ये रेडियस के डबल डायमीटर, मतलब दिस इज 2 मीटर्स। तो क्या आपका पाइथागोरस थ्योरम से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ पाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसा। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या किसी ने ये सवाल किया था एग्जाम के टाइम पे सही, क्या किसी का हो गया था एकदम सही सही, इतना सोच आए थे। अगर क्लास में ऐसे 5 भी स्टूडेंट्स निकले तो मैं मानूंगा कि भाई धन्य है, बहुत अच्छा कर दिया आपने। सोच समझ के अगर किसी ने इसका जवाब सेकंड ऑप्शन लिखा था तो ऐसे ही स्टूडेंट्स प्लीज यस टिक करके मुझे जानने दीजिए, बाकी लोगों ने पोल का जवाब देना जरूरी नहीं है। क्लास के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे जिसको आया था ये। बोलने को तो 26 लोगों ने लिखा था, माय गॉड, बहुत ज्यादा क्लास ने लिखा था ये, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने तुक्का मारा था और कितने लोगों ने सही में इसका जवाब सोच समझ के निकाला था। आई होप 26 लोगों में से कुछ तो भी लोग होंगे जिन्होंने सोच समझ के इसका ऐसा जवाब निकाला था। कुछ लोग पाए तक अटक गए थे। यस। फैंटास्टिक, इसमें ज्योमेट्री यूज हो गई, थोड़ी सा फिजिक्स, थोड़ी सी ज्योमेट्री, इस तरीके से। चलो आगे बताओ बेटा, आगे इस पेपर के 10 के अंदर और कोई डाउट, 9th वाला पूछा है साक्षी ने, और किसी ने कोई डाउट पूछना है? पहले 10 सवालों में मेडिकल के देख लीजिए। मुझे लग रहा है 3 4 5 आसान है, 3 4 5 क्वेश्चंस आसान है। 3 में tan थीटा लेना था, tan का रेशो, स्लोप मतलब tan 30 tan 60 का रेशो लेना था। अगला वाला गैलीलियोज लॉ का सवाल है, इजी। अगला वाला और भी इजी सवाल है, डायमीटर ही आपको चाहिए था, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट पूछा था। तो आप डायग्राम बनाएंगे तो सर्कल के डायमीटर के एंड पे पहुंच रहा है वो, तो उस हिसाब से 2r उसका आंसर आना था। ये 5 भी साक्षी को डाउट है, 7 भी डाउट है बेटा, 7 भी डाउट है किसी को, माय गॉड। ठीक है, चलो पहले पांचवें सवाल पे देखो बेटा। पांचवा सवाल वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस में से ही कहलाएगा, छोटा सा ट्विस्ट है इसमें, ज्यादा कोई नई बात नहीं है इस फिफ्थ क्वेश्चन में। इसमें क्या करना है, आपको टाइम पे ध्यान देना है। 40 सेकेंड में ये पूरा सर्कल कर लेता है, 40 सेकेंड में ये पूरा सर्कल कर लेता है। और आपको कितना टाइम दिया है, 2 मिनट और 20 सेकेंड। 2 मिनट और 20 सेकेंड, क्या इसको पूरा सेकेंड में कर लेते हैं आप? 2 मिनट में कितने सेकेंड हो जाते हैं? 120 सेकेंड हो गए 2 मिनट में। तो टोटल टाइम यहाँ पे हो रहा है 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड, मतलब 120 सेकेंड, और 20 सेकेंड मतलब 140 सेकेंड हो रहे हैं। अच्छा, क्या आपको ये 120 सेकेंड में समझ आ रहा है? 120 सेकेंड में 40 सेकेंड 3 बार आता है, 40 प्लस 40 प्लस 40, और ये बचे हुए 20। तो हर 40 सेकेंड में पूरा सर्कल कर देगा। इसका मतलब यहाँ से शुरू हुआ पार्टिकल, मान लो कहीं से भी शुरू हुआ, मान लो मैं इसको ऊपर से शुरू करा रहा हूँ, यहाँ से इस ट्रैक के यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं, तो ये पार्टिकल एक बार घूम के वापस आएगा 40 सेकेंड में, और एक बार घूम के वापस वही आएगा, और तीसरी बार घूम के वापस आएगा, और 20 सेकेंड में आधा आगे जाएगा। 20 सेकेंड में वो आधा ही सर्कल कंप्लीट कर पाएगा, आधा ही सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। मतलब इसकी शुरुआत हुई थी ऊपर के एंड पे, तो खात्मा हुआ है नीचे के एंड पे। तो इट इज कवरिंग हाउ मच डिस्टेंस, दिस इज डबल द रेडियस ना, r प्लस आर। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, 2 टाइम्स द रेडियस, सीधा सीधा। ठीक है। सेवेंथ सवाल किसी ने पूछा, ये तो और भी आसान सवाल था, ये वन ऑफ द क्लास का इजीएस्ट क्वेश्चन था पूरे पेपर का। एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड पूछा था, तो दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम टाइम कैंसिल, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको याद आ रहा है, हमने क्लास में किया था कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, इक्वल टू होगा या बड़ा होगा। तो अगर इक्वल टू हो जाएगा तो रेशो 1 आ जाएगा, लेकिन अगर डिस्टेंस बड़ा रहा तो आंसर 1 से छोटा आ जाएगा। तो 1 या 1 से कम,
1 या 1 से कम, तो 1 को यूनिटी बोलते हैं वर्ड्स में, यूनिटी मतलब ही 1 का ही दूसरा नाम है, तो आंसर यूनिटी और लेस, रेशो 1 या 1 से कम मतलब यूनिटी और लेस, ये 7th का जवाब था। 9th भी देख लेता हूँ, अगर 9th किसी ने पूछा हुआ है तो 9th में क्या था। 9th में बेटा कैसे आपने किसने गड़बड़ कर दी है। 9th में किसी ने ए लिख दिया क्या, डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछा था तो ए लिख के आ गए क्या आप, डेरिवेटिव लेना भूल गए क्या बेटा, डेरिवेटिव लेना भूल गए क्या आप। डेरिवेटिव लेके मिलता है ना आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो एक बार डेरिवेटिव लेंगे 9 सवाल में तो वेलोसिटी मिलेगी, पहली बार डेरिवेटिव लिया तो क्या आया, a1 प्लस ट्वाइस a2t, ये एक बार डेरिवेटिव का आंसर, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आएगा, इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट इनटू टाइम, टाइम का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है ट्वाइस a2, तो यही तो आंसर है, ट्वाइस a2 आपका आंसर है एक्सेलरेशन का। ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव लेके ये आंसर आपका आ रहा है सवाल नंबर 10 तक। आगे बोलिए बेटा, 11 से 20 में के डाउट्स बोलिए, 11 से 20 में कौन से डाउट्स है बताइए। 12 और 17, 12 भी ऐसा ही है बेटा, एकदम इसी तरीके से, आपको इनिशियल का मतलब बस टाइम की वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, 12 भी एकदम इसी तरीके से टाइम की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी थी। यहाँ डिस्प्लेसमेंट y दिया है, मतलब क्या, y डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना, जे कैप के डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो जैसा भी है जो भी हम v को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी को ds बाई dt लिखते हैं, यहाँ s के बदले कभी कभी x होता है, यहाँ पे y है, y डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा होगा सिर्फ, तो इसका डेरिवेटिव लेके आपको वेलोसिटी मिलेगी। भाई डेरिवेटिव लिया तो देखो डेरिवेटिव आ रहा है b प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब, ये डेरिवेटिव आ रहा है, और एक्सेलरेशन के लिए और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन के लिए और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से दिखा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, सवाल का ए और ये ए अलग है, यहाँ का कैपिटल ए फॉर एक्सेलरेशन है और वी फॉर मेरा वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन को dv बाई dt करके इसका डेरिवेटिव एक बार, तो ये टर्म 0, इसका डेरिवेटिव 2c, और इसका डेरिवेटिव आएगा 4 3 3t स्क्वायर का 4 3 12, तो 12dt स्क्वायर। अब यहाँ तक कुछ लोग समझ गए होंगे, लेकिन इसके आगे आपने इनिशियल का मतलब शायद नहीं समझे। इनिशियल का मतलब क्या, टाइम 0 पुट करना है ना, टाइम की वैल्यू 0 पुट करनी है, इनिशियल का मतलब टाइम की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आप टाइम को 0 पुट करो तो ये 0, ये 0, तो ये सिर्फ b बन गया, और इसमें भी यहाँ पे टाइम को 0 पुट करो तो आंसर क्या बन गया, आंसर आपका बन गया 2c, टाइम को 0 पुट करके आंसर इसका बन गया आपका 2c, तो b एंड 2c ये आपके सीधे सीधे जवाब आ रहे हैं। 17वां सवाल देखेंगे, 17th सवाल डाउट करके पूछा है, और 15 भी है कुछ लोगों को, चलो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, 15 भी है, 15 में तो सीधा गैलीलियोज लॉ लगाना है। हाँ मैं मानता हूँ कि 15 में एक्सेलरेशन कांस्टेंट ये मेंशन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन 15 के कंडीशन में बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आप अगर यूनिफॉर्म मोशन अज्यूम कर रहे हो तो फिर चारों ऑप्शन जवाब आएंगे, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड ही 0 है, तो अगर आप इसको यूनिफॉर्म मोशन मान रहे हो मतलब ये मूव ही नहीं होगा, इसका एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, तो ये मूव ही नहीं होगा, तो रेस्ट पे ही है तो रेस्ट पे ही रहेगा, तो कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं करेगा, तो एक्स भी 0 वाई भी 0, वैसा है तो फिर तो चारों ऑप्शन जवाब आएंगे। लेकिन अपना क्वेश्चन किस टाइप का है, एक ही ऑप्शन करेक्ट वाला सवाल है, अगर एक ही ऑप्शन करेक्ट वाला सवाल है इसका मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का अजम्पशन गलत हो जाएगा, इसका मतलब ओनली अदर अजम्पशन व्हिच रिमेंस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का अजम्पशन से ही सवाल बनेगा, तो गैलीलियोस लॉ से 1:3 जवाब आना है, तो x:y 1:3 कर दीजिए, x बाय y को 1:3 कर देना है, तो 15वें सवाल में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में x:y का रेशो 1:3 कर देना है, देयरफॉर y इज इक्वल टू थ्राइस x वाला जवाब आपसे एक्सपेक्टेड है।
हाँ साक्षी बेटा, पिछले क्वेश्चन में दोनों में भी जीरो पुट करेंगे क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी पूछा है, एक्सेलरेशन भी इनिशियली पूछा है। जो इनिशियल जो वर्ड है सवाल में दोनों के लिए नेचुरली है, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन है, तो मतलब टाइम दोनों में जीरो ही पुट करके इनिशियल का जवाब आया है। अच्छा 17 और 6 पे भी आ गए कुछ लोग, चलो ठीक है 6 भी बता दूंगा। अभी ये लाइन से 17 आ जाते हैं। 17वां सवाल अच्छा सवाल है, सुपर सवाल है, पसंदीदा सवाल है मेरा। एक ऐसा थ्योरी वाला सवाल है, देखो कोई कैलकुलेशन नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी ये चेक कर रहा है। तो बताइए भाई आपको कौन से ऑप्शन में तकलीफ गई, कौन से ऑप्शन में तकलीफ गई बच्चों? 17वें सवाल में कौन सा ऑप्शन में आपको तकलीफ है? एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, कोई गलती नहीं है इसमें। दिखाओ आपको एग्जांपल, पहले ऑप्शन का एग्जांपल बताओ। जैसे बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर दिया है ना, ड्रॉप किया ऊपर से, ड्रॉप किया, किसी चीज को ड्रॉप किया तो क्या उसका कोई ड्रॉप करते समय वेलोसिटी होती है क्या? नहीं होती है, वेलोसिटी जीरो होती है। लेकिन क्या एक्सेलरेशन होता है? यस, ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता ही है उसका। तो ये जवाब तो ड्रॉप करने वाले सिचुएशन के हिसाब से पहला ऑप्शन हो गया। चलो, a body can have constant velocity and have varying speed, constant velocity and still have, क्या मजाक है क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड भी सेम आना चाहिए, कांस्टेंट डायरेक्शन भी सेम आना चाहिए। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो स्पीड भी कांस्टेंट ही आना चाहिए। तो यही फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यही जवाब हो जाएगा, यही पे बात फिनिश होती है। अगर किसी को बाकी ऑप्शंस देखने हैं तो देख लीजिए। बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड एंड हैव अ वेरिंग वेलोसिटी, यस, बाय चेंजिंग डायरेक्शन बेटा, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी काउंट होती है। तो भले स्पीड सेम हो लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी बदल जाएगी। सेम स्पीड से आप चेंज करिए डायरेक्शन तो हो जाएगा। okay? और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन चेंज व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हाँ ये ऑप्शन आपको यहाँ पे एक वर्ड आप समझ लीजिए, कुछ चैप्टर बाद ये एग्जांपल आपको समझ भी आ जाएगा। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये केस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक मिनट नहीं नहीं नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जरूरत नहीं है, अभी समझ आ जाएगा आपको। यही बॉल नीचे से ऊपर फेंका, चलो बॉल को नीचे से ऊपर फेंक दो, बॉल को ऊपर थ्रो किया, कोई यू से थ्रो किया, फिर बॉल ऊपर जाके वापस नीचे आता है कि नहीं, पलटता है कि नहीं? तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, फिर भी डायरेक्शन चेंज होती है कि नहीं, है ना? यहाँ पे पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज कर दिया, ऊपर जाते जाते नीचे आने लगा, रिवर्स कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो हो सकता है बेटा, हो सकता है। थर्ड ऑप्शन तो एकदम आसान है। थर्ड ऑप्शन तो क्या है, आप चलते चलते घर से बाजू में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो रास्ते पे क्या हमेशा सीधा चलते हैं? भले आप सेम स्पीड से भी जाएंगे तो आगे पीछे चल सकते हैं, रास्ता क्रॉस कर सकते हैं, राइट लेफ्ट जाते हैं, तो आप सेम स्पीड से जा रहे हो मान लो, लेकिन आपकी वेलोसिटी अलग मानी जाएगी क्योंकि डायरेक्शन अलग है बेटा। तो जब भी आप डायरेक्शन चेंज करोगे सेम स्पीड से तो आपकी वेलोसिटी तो बदल रही है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। आई बात समझ में? एकदम सुपर कंसेप्चुअल चीजें थी। ठीक है अर्पित, गलत सोचा तूने अर्पित। चौथे ऑप्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। जब ऊपर भी जा रहा है पार्टिकल तो एक्सेलरेशन निगेटिव ही है, जब नीचे भी आ रहा है पार्टिकल तो एक्सेलरेशन निगेटिव है। ऊपर जाते समय वेलोसिटी बेटा पॉजिटिव है, नीचे आते समय वेलोसिटी निगेटिव है। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, पार्टिकल जहां जा रहा है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी ऊपर है पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव। लेकिन एक्सेलरेशन तो अर्थ की वजह से है ना, ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अर्थ की ग्रेविटी क्या ऊपर जा रही है, ऊपर उसको पुश कर रही है क्या? नहीं, अर्थ की ग्रेविटी तो ऑलवेज उसको नीचे लाने की कोशिश कर रही है। तो भले पार्टिकल ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही है। समझे बेटा? बी रॉन्ग होने का रीजन ये है कि स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है ना। जब भी हम कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही हो गया
कि स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन, क्योंकि दोनों चीजें आ गई। स्पीड ये मैग्नीट्यूड होता तो कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए एंड सेम डायरेक्शन होना चाहिए। दोनों चीजें आ गई, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब स्पीड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी सेम। तो भाई ये ऑप्शन ने तो वाट लगा दी सच्चाई की। बोल रहा है कि स्पीड बदल देगा, ऐसा कैसे होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी में स्पीड बदलेगा क्या? नहीं, कांस्टेंट स्पीड होगा। तो इसलिए ये गलत है। एकदम क्लियर हो गया बेटा? 17वां क्वेश्चन परफेक्ट, ऑल क्लियर हो गया। चलो अभी टाइम खत्म है तो विल स्टॉप। अब रिमेनिंग सवाल कल डिस्कशन में कंटिन्यू हो जाएंगे। आफ्टरनून में जरूरत नहीं है। आफ्टरनून में अगर लेक्चर लेंगे तो बताऊंगा मैं आपको, ग्रुप पे आ जाएगा, एक बार ग्रुप चेक कर लेना। अदरवाइज मोस्टली हम ये कल के डिस्कशन में कंटिन्यू करेंगे। ये टेस्ट डिस्कशन कल कंटिन्यू रहेगा। चलो गुड डे बेटा, बाय। ये जो स्टूडेंट्स बोर्ड पे सवाल है, ये मेडिकल में कहाँ दिख रहा है? मुझे क्वेश्चन नंबर बताएंगे? क्लास एंड हो गई सर? क्लास 9:32 को ही एंड हो गई। अभी जो लिख रहे हैं वही लोग बाकी है। 8th क्वेश्चन ये, ठीक है? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ 8th। कितने अच्छे हमारे सर हैं। 35 का क्लास है, यूपीआई का लिंक दे रहे हैं बच्चों को डाउनलोड भी करना है 1 मिनट के अंदर सब कुछ। इतना फास्ट हमारा